अच्छा जी, पिछली क्लास में हमने लोकल सर्च स्टार्ट किया था। और लोकल सर्च जो होता है वो वाले सर्चिंग एल्गोरिथम होते हैं कि जिसमें हमें पाथ याद नहीं रखना अगर, तो हम वहाँ पर लोकल सर्च को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो ऐसी तमाम प्रॉब्लम जहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आंसर कैसे आया, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है कि आंसर आ जाए, मतलब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मैटर करती है। तो बस हम वहाँ पर लोकल सर्च लगा सकते हैं। तो लोकल सर्च होते हैं, ये बात भी हो गई थी पिछली क्लास में कि ये सिंगल करंट स्टेट पे काम करते हैं रादर देन मल्टीपल पाथ। जनरली मूव करते हैं ओनली टू द नेबर ऑफ द स्टेट, मतलब जो भी लोकल सर्च कर रहा होगा वो क्या करेगा, उस तरह से करेगा काम के जो भी करंट स्टेट पे खड़ा हुआ है वो अपने नेबर्स में से सर्च करेगा। नेबर्स कौन है? उसके इमीडिएट चाइल्ड। और उसमें से वो बेहतर को सर्च करेगा और इस तरीके से काम कर लेगा। ठीक है। और जाहिर सी बात है, लोकल सर्च है तो जो पाथ होगा वो याद नहीं रखा जाएगा, रिटेन नहीं रखा जाएगा। हेंस द मेथड इज नॉट सिस्टमेटिक, मतलब सिस्टमेटिक नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। फिर हमने बात की थी कि एडवांटेजेस हैं इसके। एडवांटेजेस क्या हैं कि एक तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया कि भाई मेमोरी बहुत कम यूज कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब याद नहीं रख रहा सब कुछ तो मेमोरी भी कम ही यूज करेगा। और दूसरा एडवांटेज ये है कि समटाइम्स ये बड़े रीजनेबल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लेता है। इन लार्ज और इनफाइनाइट कंटिन्यूअस स्टेटिस्टिक्स वेयर सिस्टमेटिक एल्गोरिथम्स आर सूटेबल, मतलब कि जहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस हो वहां पर ये बड़े अच्छे सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकता है। और एक कॉन्सेप्ट कहलाता है आपके ना मशीन लर्निंग में, एआई में और रिसर्च की फील्ड में ना, क्या कह सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, वहां पर ये बड़ा अच्छा काम करता है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? जहां आपको ये नहीं पता होता कि आपके लिए बेहतर वैल्यू क्या है, तो वहां जो है ना, वहां आप सबसे बेहतर वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ऑप्टिमाइजेशन का। हम ये पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें दो तीन तरह के इश्यूज आते हैं कि एक होता है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा क्या होता है कि जब वो बेस्ट पे जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको नहीं समझ में आ रहा, और वो एक वक्त आता है कि इस जगह पे पहुंच के समझता है कि यही सबसे बेस्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लोकल मैक्सिमा। ये भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट कहलाता है फ्लैट या शोल्डर। फ्लैट या शोल्डर क्या होता है कि भाई एक जगह पे खड़ा हुआ है और उस जगह पे उसको वही वैल्यू कंटिन्यूसली मिली जा रही है दोबारा से, उसको लगता है कि ये ही बेहतर है। ठीक है। अच्छा बेटा, ये देखें जो मैं आपको समझा रहा था वो मैंने सोचा मैं डिजाइन भी कर दूं। तो ये देखें एक प्रॉब्लम क्या आती है, एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये यहाँ खड़ा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ पहुंच के इसको पता चला कि भाई इसके बाद तो कोई दूसरी चीज मौजूद ही नहीं है, तो इसको लगता है कि यही सबसे बेहतर है, इसको लगता है कि यही सबसे बेहतर है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लोकल मैक्सिमा। दूसरा मसला क्या है, स्क्रीन पे देखिएगा। दूसरा मसला ये है कि जब ये यहाँ खड़ा हुआ है या यहाँ खड़ा हुआ है तो इसको अपनी नेक्स्ट बेस्ट भी वही मिल रही है जो इसकी करंट है। तो उसको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, जो इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो ये समझता है कि ये भी क्या है, यही बेस्ट है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। और लोकल सर्च में दो कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आप लोकल सर्च में काम कर रहे हैं, इफ एलिवेशन कॉरेस्पॉन्ड टू अ कॉस्ट, अगर आप कॉस्ट पे काम कर रहे हैं तो आपकी कोशिश ये है कि ग्लोबल मिनिमम ढूंढेंगे। अगर आप बेटा कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप कॉस्ट पे काम कर रहे हैं तो आपकी कोशिश ये है कि आप ग्लोबल मिनिमम ढूंढेंगे, क्योंकि कॉस्ट हमेशा कम वाली पे काम किया जाता है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे काम कर रहे हैं, कोई फंक्शन है, तो आपकी कोशिश ये होगी कि हाईएस्ट पीक, जिसे आप ग्लोबल मैक्सिमा। तो समटाइम्स आप ग्लोबल मिनिमा पे काम कर रहे होते हैं और समटाइम्स आप ग्लोबल मैक्सिमा पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब जो कंप्लीट लोकल सर्च एल्गोरिथम होता है ना बेटा, वो हमेशा फाइंड करता है गोल इफ वन एग्जिस्ट, और ऑप्टिमल होगा तो वो हमेशा, देखिए लोकल सर्च अगर कंप्लीट है तो वो हमेशा आपको एल्गोरिथम का आंसर ला के देगा, और अगर वो ऑप्टिमल है ना तो हमेशा आपको ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा ला के देगा। अब पहला एल्गोरिथम है हमारा हिल क्लाइंबिंग। और हिल क्लाइंबिंग क्या कहता है? हिल क्लाइंबिंग ये कहता है कि सिंपली, इसका ना दूसरा नाम है ग्रेडी लोकल सर्च। मैं आपको बताता हूँ क्यों। लेकिन ये कहता है कि सिंपली अ लूप, लूप है, लूप कैसे काम कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। इट कंटिन्यूसली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग वैल्यू, मतलब जिस नोड पे भी खड़े हुए हैं उसके चाइल्ड जनरेट करें, जिस नोड पे भी खड़े हुए हैं उसके चाइल्ड जनरेट करें, उन चाइल्ड में से बेस्ट ढूंढें, फिर उसके चाइल्ड जनरेट करें, उसमें से बेस्ट ढूंढें। इस तरीके से काम करते रहे जब तक आपको बेस्ट मिलता रहता है। अगर हम इसके एल्गोरिथम की बात करें तो एक छोटा सा एल्गोरिथम, आई बिलीव कि हमने ये भी शायद पढ़ लिया था लेकिन मैं एक दफा दोबारा से बता दूं। ये देखें, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम क्या करता है। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम ये करता है कि अगर मैं एक स्क्रीन पर ड्रॉ करूँ, ये देखें एक चाइल्ड है, फर्ज करें एक चाइल्ड है जिसकी वैल्यू 12 है, इसके चार चाइल्ड है, चार चाइल्ड बन गए। ठीक है। अब जो चार चाइल्ड है, एक 14 है, एक 10 है, एक 9 है और एक 16 है।
तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है? हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम काम करता है कि ये प्रॉब्लम को इनपुट लेता है और रिटर्न करता है लोकल मैक्सिमा। सिंपल सी बात है, जो करंट स्टेट है आपकी 12 है, करंट स्टेट है आपकी 12 है, ठीक है, आपकी करंट स्टेट 12 है। उसके बाद ये क्या करेगा, जो भी इसके नेबर्स हैं उनमें से हाईएस्ट वैल्यू को चूज करेगा। तो ये 16 जो है ये हाईएस्ट है। अब ये फॉर्मूले में पुट करेगा, अगर नेबर की वैल्यू आपकी करंट वैल्यू से कम हो या बराबर हो तो आप रिटर्न कर देंगे ये आंसर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई मजीद इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। लेकिन अगर नेबर की वैल्यू ज्यादा हो तो फिर आप करंट को नेबर से क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। इसका सिंपल तरीका है काम करने का, जाहिर सी बात है। ये लोकल सर्च है, तो लोकल सर्च जो है वो ये याद नहीं रखता कि हमने क्या काम किया, लेकिन हमें ना पता है इसमें पढ़ना क्या है। हमें इसमें मेन चीज ये डिस्कस करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा का फर्क बता रहा हूँ मैं आपको। ये यहाँ आ जाए इस डायग्राम पे, दिस दिस इज द एग्जांपल ऑफ लोकल मिनिमा। इस वक्त ये जो बोर्ड आपका बना हुआ है एन क्वीन पजल प्रॉब्लम, और आपको पता है एन क्वीन पजल प्रॉब्लम में कितनी क्वीन अटैक कर रही है हम ये निकालते हैं, ठीक है। तो इस वक्त इस बोर्ड में दो क्वीन अटैक कर रही है। ये फर्स्ट वाली क्वीन, ये फर्स्ट वाली क्वीन है, ये फोर्थ वाली क्वीन को अटैक कर रही है डायगोनली। और जाहिर सी बात है ये अगर इसको अटैक कर रही है तो ये इसको अटैक कर रही है। तो इस वक्त जो बोर्ड पे आपके दो अटैक हो रहे हैं। कितने अटैक हो रहे हैं? दो अटैक हो रहे हैं। इस वक्त जो बोर्ड पे आपके कितने अटैक हो रहे हैं? दो अटैक हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो दो अटैक हो रहे हैं, ये दो अटैक हो रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं कि भाई मैं हिल क्लाइंबिंग से इसको सॉल्व कर रहा था, जस्ट लाइक आपकी पुरानी वाली एग्जाम्पल, ये जो ये है, ये देखें, इसको देखें पहले। दोनों के दरमियान में सिमिलैरिटी बिल्ड करेंगे। एग्जाम्पल है, इसमें आपको 6 4 5 में 4 मिला, आपने 4 को चूज कर लिया। फिर 5 3 4 में आपको 3 मिला, आपने 3 को चूज कर लिया। फिर 4 2 4 में आपको 2 मिला, आपने 2 को चूज कर लिया, एंड सो ऑन। यहाँ आपको ना बेहतर मिले जा रही थी। लेकिन अब मैं अगर एन क्वीन पजल प्रॉब्लम पे आऊँ, तो एन क्वीन पजल प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, इस जगह पे मैं मुझे वैल्यू मिली है 2। अब अगर मैं इसके चाइल्ड जनरेट करूँ तो इसके बहुत सारे चाइल्ड बन सकते हैं इस वक्त। इस क्वीन को इधर कर दो, इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इधर कर दो, इसको इधर कर दो। इसके बाद इसके इस वक्त तकरीबन 14 चाइल्ड बन सकते हैं। बड़ी आसान सी बात है वैसे बेटा। ये देखें, अगर मैं कहूँ कि क्वीन को सिर्फ और सिर्फ अलाउ है राइट और लेफ्ट पे मूव करना, क्या कहा मैंने? क्वीन को सिर्फ और सिर्फ अलाउ है या तो राइट पे मूव करेगी या लेफ्ट पे। तो अगर मैं इसको इधर मूव करता हूँ, इस क्वीन को मैं इधर मूव करता हूँ, एक चाइल्ड, इधर मूव करता हूँ दूसरा चाइल्ड, इसको इधर मूव करता हूँ एक चाइल्ड, इधर मूव करता हूँ दो चाइल्ड, इसको सिर्फ इधर ही मूव कर सकता हूँ, इसको सिर्फ इधर ही मूव कर सकता हूँ, बाकी सब। तो 8 to the 16 होता है। दो क्वीन ऐसी है जिनको राइट पे और लेफ्ट पे मूव नहीं किया हुआ था, तो 14 चाइल्ड बन रहे हैं। अब समझ में आया? सिर्फ मैंने कंडीशन क्या लगाई है? कंडीशन ये लगाई है कि क्वीन सिर्फ लेफ्ट या राइट पे मूव हो सकती है। अगर इसी प्रॉब्लम में बेटा मैं ये कह दूं कि आपकी क्वीन लेफ्ट राइट अप डाउन मूव हो सकती है, तो 32 चाइल्ड बन सकते हैं मैक्सिमम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 32 चाइल्ड कैसे होंगे? राइट लेफ्ट अप डाउन, तो हर किसी के चार चाइल्ड बनेंगे, तो 8 4 the 32। और अगर मैं कहूँ डायगोनल भी अलाउ है तो फिर और मजीद चाइल्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो खैर, बताने का मकसद क्या है कि अब अगर मैं इस बोर्ड में कोई भी चेंजेस करूं, तो इस वक्त अगर फर्ज करिए मैं इस क्वीन को इधर मूव कर दूं, तो आप देखें यहाँ मूव करने से, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ मूव करने से एक अटैक इसका इधर हो गया, एक अटैक इसका इधर हो गया, तो दो अटैक तो यही हो गए, और फिर इसका इससे अटैक, इसका इससे अटैक, तो चार अटैक हो गए। अभी वैल्यू कितनी थी? 2। और अटैक बढ़ के कितने हो गए? 4। मतलब इस बोर्ड में मैं कोई भी चेंजेस करूंगा ना, नंबर ऑफ अटैक इंक्रीज ही होंगे और कम नहीं होंगे। इस बोर्ड में मैं अगर कोई भी चेंजेस करूंगा तो नंबर ऑफ अटैक इंक्रीज ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है आपकी लोकल मिनिमा की। ये एग्जाम्पल है आपकी लोकल मिनिमा की। लोकल मिनिमा क्या होता है कि जब आप किसी जगह पे खड़े हुए हैं और आपको अपने से बेहतर कोई आंसर ना मिले। अब इस वक्त मैं जो भी इसका चाइल्ड बनाऊंगा उसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ही आएगी, तो मैं लोकल मिनिमा में स्टक हो गया हूँ। इज इट क्लियर? अब ये जो इश्यूज है ना लोकल मिनिमा के और शोल्डर या फ्लैट के, ये इशू कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं? ये रिजॉल्व तो खैर 100% गारंटी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई अगर आप हिल क्लाइंबिंग के साथ इन 1 2 3 4 मेथड हैं, इनको अगर आप लगा लें तो अगेन शायद आपका आंसर बेहतर तरीके से आ जाए। गारंटी अभी भी नहीं है कि आपका आंसर आएगा, लेकिन अगर आप ये एड ऑन लगा लें, इसमें एनहेंसमेंट कर लें, तो शायद आपका आंसर आ जाए। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका कहलाता है स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग, और ये मैं समझाऊंगा आपको डायग्राम बना के, ठीक है। तो फर्ज करें कि भाई एक चाइल्ड है 14, बल्कि और तो कर लेते हैं। पहला चाइल्ड है 1, ठीक है। इसके तीन चाइल्ड है, एक है 7, एक है 3, और एक है 5, ठीक है। बताइए कि अगर हिल क्लाइंबिंग हम पढ़ रहे होंगे तो हिल क्लाइंबिंग कौन सा चाइल्ड चूज करेगा?
हिल क्लाइंबिंग किसे चूज करता है बेटा? सबसे बेहतर को। तो सबसे बेहतर कौन है इसमें? 7। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हिल क्लाइंबिंग किसे चूज करता है? 7। क्लियर हो गई बात? अब फर्ज करें ये है 4, और एक चाइल्ड और बना रहा हूं मैं 6। तो अभी भी वो क्या चूज करता? 7 को चूज करता। स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग क्या है? देखिए पढ़े लिखा हुआ है, रैंडम सिलेक्शन अमंग दी अप हिल मूव्स। क्या मतलब है? अब अगर मैं 4 से बेहतर की बात करूं तो 4 से बेहतर 3 है, 5, 7 और 6। अगर हिल क्लाइंबिंग होता तो 7 को चूज करता। स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग क्या कह रहा है? कह रहा है कि जितने भी आपके बेहतर हैं उनमें से रेंडमली किसी को भी चूज कर ले, सबसे बेहतर को चूज ना करें, रेंडमली किसी को भी चूज कर लें। इसका मतलब है हो सकता है वो 6 को चूज कर ले, हो सकता है वो 7 को चूज कर ले, हो सकता है वो 5 को चूज कर ले। क्या ये बात समझ में आ रही है? स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग क्या कह रहा है कि लंबी लंबी जंप ना मारो, सबसे बेहतर पे ना जाओ, सबसे बेहतर पे ना जाओ, उसको चूज कर लो जो तुम्हें रेंडमली कोई भी मिल जाए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर हो सकता है तुम 7 को डायरेक्ट चूज करो तो हो सकता है आगे जाके फंस जाओ, मतलब एक साथ बड़ी जंप ना करो। जैसे फर्ज करिए ये हिल है, तो वो कह रहा है कि अगर फर्ज करो सबसे बेस्ट ये मिला है तो डायरेक्ट यहाँ ना जाओ, अगर आप हो सकता है छोटे रास्ते से जाओ तो शायद आगे जाके ना फंसो, किसी और तरफ निकल जाओ, वहां से रास्ता मिल जाए। तो ये कहलाता है स्टोकास्टिक क्लाइंबिंग। आई बिलीव कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ये पॉइंट? स्टोकास्टिक क्लाइंबिंग क्या है? स्टोकास्टिक क्लाइंबिंग कहता है कि रैंडम सिलेक्शन अमंग द अप हिल मूव्स। ठीक है, दूसरा है हमारे पास फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग। फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग क्या कहता है? अब फर्स्ट करेंगे यही वाली डायग्राम है बेटा, और यहाँ हमें मिल गया 2। पढ़े जरा फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भाई अब आपने सारे चाइल्ड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। आपने जब सबसे पहले पहला चाइल्ड जनरेट किया, फर्स्ट करें उसकी वैल्यू आ गई 2। आपने पहला जनरेट किया, उसकी वैल्यू आ गई 2। दैट सी बात है, 2 जो है वो 4 से बेहतर नहीं है। आपने अगला चाइल्ड जनरेट किया, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 6। बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहली वैल्यू ही बेहतर मिल गई है। तो आप इसे क्या करें? पिक कर लें। आई रिपीट, पहला चाइल्ड क्या है? 2। दूसरा चाइल्ड आपको क्या मिला? 6। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी को भी चेक ना करें। आपको जहां पहला बेहतर मिल जाए, जहां पहली बेहतर वैल्यू मिल जाए उसको चूज कर लें। बाकी चाइल्ड को जनरेट करने की जरूरत नहीं है। आगे हमें नजर आ रहा है 7 भी, आगे हमें नजर आ रहा है 5 भी, लेकिन हम किसे चूज करेंगे? जो हमें पहले बेहतर मिल गया। क्लियर हो गई ये बात? अब फर्ज करें ये है 12, हमें पहली मिली 9 और हमें दूसरी मिली 10, बेहतर नहीं है। अगर फर्ज करें हमें तीसरी मिली 14, हम इसको चूज कर लेंगे। हम आगे किसी को चेक ही नहीं करेंगे, हो सकता है आगे जाके कोई 23 पड़ा हुआ हो, लेकिन हम 23 को चूज नहीं करेंगे, हम चीजें चूज करेंगे जहां हमें पहली बेहतर वैल्यू मिल जाए। ये बात समझ में आ रही है? ये कहता है कि सारे चाइल्ड जनरेट करने की जरूरत नहीं है, रेंडमली अंटिल अ बेटर वन इज फाउंड। जहां आपको पहली बेहतर वैल्यू मिले आप उसी को चूज कर लो, सबको जनरेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब हिल क्लाइंबिंग होता है ना, सारे चाइल्ड जनरेट करता है और सारे चाइल्ड में से सबसे बेस्ट को चूज करता है। स्टोकास्टिक होता है, वो कहता है जितने भी चाइल्ड है सबको जनरेट करो, लेकिन सारे बेहतरों में से कोई एक बेहतर चूज कर ले। फर्स्ट चॉइस क्या कहता है? फर्स्ट चॉइस ये कहता है कि यार आपने सारे चाइल्ड जनरेट करने की जरूरत नहीं है, एक एक करके चाइल्ड जनरेट करें और जहां आपको आपकी करंट वैल्यू से बेहतर चाइल्ड मिल जाए उसे चूज कर लें। इसी तरीके से आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट है रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग। लोकल सर्च पढ़ते हुए बार बार ये बात याद रखिए कि आपके लिए पाथ मैटर नहीं करता। लोकल सर्च पढ़ते हुए ये बात याद रखिए कि पाथ मैटर नहीं करता। इसलिए अगर कहीं आप फंसते हैं तो आप दोबारा से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लें। क्या लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं फंसते हैं तो दोबारा से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लें। ट्राइज टू अवॉइड गेटिंग स्टक इन लोकल मैक्सिमम। ट्राइज टू अवॉइड गेटिंग स्टक। अगर आप कहीं फंसते हैं तो आप दोबारा से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। ये है आपका एक स्टोकास्टिक हो गया, एक आपका फर्स्ट चॉइस हो गया और एक आपका हो गया रैंडम रीस्टार्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब एक आखिरी है, वो भी आपको बता दूं मैं। वो कहलाता है सिमुलेटेड एनीलिंग। कह रहे हैं कि अगर आप कहीं फंस जाओ तो आप दोबारा से स्टार्ट ना करो। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अगेन रैंडमली, द सर्च कैन टेक सम स्टेप्स डाउनहिल टू लीव द लोकल मैक्सिमा। देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं। केमिस्ट्री में ना एक प्रोसेस है, वो कहलाता है एनीलिंग। वो कहते हैं कि भाई आप किसी लिक्विड को इतना कूल करते हैं, इसके टेम्परेचर को इतना कूल करते हैं कि वो फ्रीज हो जाए। मतलब क्या, ये देखें अगर फर्ज करें मैं 12 पे खड़ा हूँ, मुझे मिला यहाँ पर 14, मुझे यहाँ पर मिला 15 और मुझे यहाँ पर मिला 11। मैंने 15 को चूज कर लिया, मैं आगे बढ़ा, इसके भी 3 चाइल्ड हैं। मुझे यहाँ मिला 20, यहाँ मिला मुझे 18 और यहाँ मुझे मिला 10। मैंने 20 को चूज कर लिया। अब यहाँ मुझे मिला, इसको मैं 20, इसको मैं 19 कह रहा हूँ, इसको मैंने कहा 23 और इसको मैंने कहा 17।
अब जब मैं यहाँ आया तो इसके जितने भी चाइल्ड है, मैं आपको सिमुलेटेड एनिलिंग बता रहा हूँ, ठीक है। इसका एक चाइल्ड है 10, एक है 12 और एक है 14। तो सिमुलेटेड एनिलिंग क्या कहता है कि यार अगर आप कहीं लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम में फंस जाएं तो आप एक स्टेप पीछे चले आए। अब मुझे बताएं, क्या ये पॉसिबल है लोकल सर्च के लिए कि वो पीछे वापस चले जाए? बोले जब तक आपको बेहतर ना मिले। ये कहते हैं कि अगर आप यहाँ फंस गए तो 23 से पीछे चले जाए 20 पे। यहाँ पर अगर आपको कोई बेहतर नहीं मिला तो एक स्टेप और पीछे चले। क्या ये पॉसिबल है इसके अंदर? मतलब ये कहते हैं कि जब आप फंस जाएं तो आप 2-3 स्टेप पीछे ले लें, जहां आपको कोई और बेहतर वैल्यू मिल जाए। ठीक है, आप यहाँ फंस गए, 23 से बेहतर आपको नहीं मिला, ये बात समझ में आ गई? पहले मुझे बताएं, 23 से बेहतर आपको नहीं मिला, ये बात समझ में आ गई? तो कहते हैं कि 23 से एक स्टेप पीछे चले जाए आप। मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ और मैं चला गया ब्लू मार्कर, ठीक है, ये देखें। मैं 23 से एक स्टेप पीछे चले आऊँ, 20। और अब मैं यहाँ देखूँ क्या मुझे कोई और बेहतर ऑप्शन है क्या? 20 से बेहतर कोई और ऑप्शन है? 1970 नहीं है। फिर मैं एक स्टेप और पीछे चले आऊँ और 15 से पूछूं कि यार 20 पे तो मैं आगे जाके फंस गया था, तो क्या तुम्हारे पास है? कि तो वो कहेगा हाँ 18 पे चले जाओ। अब मैं 18 पे जाके फिर 18 के चाइल्ड जनरेट करूँ। भाई देखिए ना, जब मैं 23 पे गया और 23 ने मुझे बोला कि मेरे चाइल्ड में कोई बेहतर मौजूद नहीं है, तो मैं फिर एक स्टेप पीछे गया 20 पे। और 20 से कहा कि भाई 23 वाला तो फंसा रहा है मुझे आगे आगे, तो क्या तुम्हारे पास 20 से बेहतर कोई और है? तो उसने कहा नहीं, एक 19 एक 17 है, मुझसे बेहतर नहीं है। तो मैं 20 से फिर पीछे गया 15, और 15 से कहा कि भाई देखो 20 पे तो मैं फंस गया था, तो क्या तुम्हारे पास? तो 15 ने कहा "हाँ, मुझसे बेहतर 18 भी है, 16 भी है", तो मैं 18 पे चला गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताएं, अगर ये बात आपकी समझ में आ रही है तो मैं पिछली क्लास से आप लोगों से ये कह रहा हूँ बार बार कि सर लोकल सर्च तो पाथ याद ही नहीं रखता। यही कह रहा था ना मैं, कि लोकल सर्च तो पाथ याद ही नहीं रखते, तो वापस कैसे जाएगा? लोकल सर्च तो पाथ याद ही नहीं रखता, तो फिर वापस कैसे जाएगा ये? हमारी ये अंडरस्टैंडिंग थी ना कि टिली मेंटेन नहीं रहती। यही कहा था ना मैंने शुरू में, कि टिली तो मेंटेन ही नहीं रहती, तो ये बात कैसे याद रखेगा? क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों से? हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि लोकल सर्च के अंदर ट्री मेंटेन नहीं रहती, तो ये पीछे कैसे जा सकता है? इतना पीछे कैसे जा सकता है? किसी के पास जवाब है इस बात का? अभी तो हम ये कह रहे हैं ना कि लोकल सर्च है तो ट्री मेंटेन नहीं रहती, तो फिर ये याद कैसे रखेगा? कौन जवाब देगा? सर क्वेश्चन तो समझ आ गया लेकिन आंसर नहीं पता। भाई हमने यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है ना कि वापस नहीं जा सकता क्योंकि लोकल सर्च है, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि सिम्युलेटेड एलियन में वापस चला जाएगा। अब मुझे बताएं, जब मैं ये कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ लोकल सर्च टिल मेंटेन नहीं रहती, तो ये वापस कैसे जाएगा? चलिए इसकी एग्जाम्पल देते हैं आपको। फर्ज करें कि आप जो है ना वो किसी रोड पे जा रहे हैं और आप सीधा सीधा जा रहे हैं, 2-3 सिग्नल आ गए, 2-3 नोड्स आ गए, आपने उनको क्रॉस कर लिया। आगे जाके पता चलता है कि आगे से एक रास्ता बंद है। तो हम आसान कर लेते हैं एग्जाम्पल, कुछ कुछ एग्जाम्पल में ऐसे जगह ले लेते हैं जो हम सबने देखी हुई है। फर्ज करें कि हम जा रहे हैं गुलशन चौरंगी से नीपा, और हम गुलशन चौरंगी से नीपा गए। नीपा से हम गए आगे जौहर मोड़ की तरफ, और जौहर मोड़ से हम चले गए डिग रोड की तरफ। पता चला डिग रोड पे ना सब बंद पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे बताएं? अगर डिग रोड पे सब बंद पड़ा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम वापस यूटर्न लेंगे और वापस कहाँ जा सकते हैं? मिलीनियम जा सकते हैं ना वापस। हम सब मिलीनियम जा सकते हैं ना वापस, क्योंकि हम मिलीनियम से डिग रोड गए थे। हाँ मतलब वही राशिद मेराज, मतलब कहने का मतलब क्या है समझे? हम लोग मिलीनियम से गए डिग रोड, आगे जाके डिग रोड बंद पड़ा हुआ था, तो हमारे पास कम से कम ये ऑप्शन तो है ना कि हम डिग रोड से राशिद में मिलीनियम आ सकते हैं। मतलब को ऐसे कर लें कि अगर मैं ए पे खड़ा हुआ हूँ और ए से बी आता हूँ, और बी आगे जाके सब कुछ बंद है, सब बंद है यहाँ पर बी, तो कम से कम बी से ए तो कनेक्ट है ना? ऐसा है ना, बी से ए तो कनेक्ट है ना? तो अगर बी से ए कनेक्ट है तो ए पे आ गया, तो ए पे आने में मसला तो नहीं है। अब ए जिससे कनेक्ट है उस पर तो जा सकता हूँ ना वापस। ट्री मेंटेन नहीं की हुई, ट्री मेंटेन नहीं की हुई मैंने, लेकिन कम से कम मुझे ये तो याद है। देखो मैं यहाँ 23 पे खड़ा हूँ, इधर देखे सब लोग। अगर मैं यहाँ 23 पे खड़ा हूँ तो 23 से 20 तो कनेक्ट है ना? 23 से 20 तो कनेक्ट है या नहीं है? 23 से 20 तो कनेक्ट है ना? ये बात समझ में आ रही है? 23 से 20 तो कनेक्ट है ना? तो बस 20 पे आना मसला नहीं है। और अगर मैं 20 पे आ गया तो 20 से 15 तो कनेक्ट है ना? लेसर नंबर, इट्स नॉट अबाउट लेसर नंबर, इट्स अबाउट कि इसका चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन तो है ना आपस में। अगर नीपा से एक रोड सिविक सेंटर जा रहा है तो वही रोड सिविक सेंटर पे नीपा तो आ रहा है ना? तो 20 से 15 कनेक्ट है। मुझे पूरी ट्री याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एक कनेक्शन तो मुझे याद है ना, कि अगर मैं किसी जगह पे फंस जाता हूँ तो मैं एक गली पीछे जाता हूँ, यही यानी बैक ट्रैकिंग होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं किसी गली में फंस जाता हूँ तो मैं वो गली पीछे वापस आता हूँ, फिर उससे पीछे जहां मुझे ऑल्टरनेटिव रास्ता मिलता है मैं उस रास्ते पे चला जाता हूँ। जहां मुझे कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता मिलता है मैं उस रास्ते पे चला जाता हूँ। तो यही काम कर रहा है सिम्युलेटेड एनीलिंग। वो ये नहीं कह रहा आपसे कि आप पूरी ट्री याद रखें, लेकिन कम से कम हम इस नोट से इस चाइल्ड को तो याद रख सकते हैं। देखिए वो तो जब तक आपको रास्ता नहीं मिल रहा ना अपना, आप वापस पीछे जाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर सब जगह भी मसला है तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम को दोबारा से स्टार्ट कर लें। ये चारों मेथड जो है ना, सिम्युलेटेड एनीलिंग,
रैंडम रीस्टार्ट, स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग, फर्स्ट चॉइस, ये सारे एड ऑन है हिल क्लाइंबिंग पे। गारंटी ये भी नहीं दे रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम कम से कम थोड़ा बेहतर कर देंगे काम को। तो आई बिलीव कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा, एक एल्गोरिथम कहलाता है लोकल बीम सर्च। ये हिल क्लाइंबिंग का ही एक और वर्जन है। बीम सर्च क्या कहता है? बीम सर्च ये कहता है कि आप हिल क्लाइंबिंग में एक एक करंट स्टेट को लेते हुए चल रहे हैं। मतलब आप हर जगह पे एक करंट स्टेट को लेते हुए चल रहे हैं। तो कह रहा है ये आइडिया अच्छा नहीं है, आप हर लेवल पे एक स्टेट को लेके ना चले, के फॉर काइट। बोल रहे हैं कि के स्टेट को लेते हुए चलें। कह रहे हैं कि ऑल के स्टेट्स आर रैंडमली जनरेटेड इनिशियली, एट ईच स्टेप ऑल सक्सेसर आर जनरेटेड, इफ एनीवन इज गोल देन होल्ड, एल सिलेक्ट द के बेस्ट सक्सेसर। क्या कह रहे हैं ये देखें। फर्स्ट करें के की वैल्यू 2 है, हम यहाँ आए, हम मिनिमम पे काम कर रहे हैं, तो इसके दो चाइल्ड थे, 9 और 11, दोनों को चूज कर लिया। अब 9 के भी दो चाइल्ड हैं और 11 के भी दो चाइल्ड हैं। अब इन चारों में से इन चारों में से ये इन चारों में से बेस्ट 2 को सिलेक्ट करेगा ये, क्योंकि हर लेवल पे ये किसे चूज कर रहा है? के बेस्ट को। और के की वैल्यू कितनी रखी हुई है इन्होंने? 2 रखी हुई है। तो इन चारों में से ये के बेस्ट को चूज करेगा। आई रिपीट, इन चारों में से के बेस्ट को, इत्तेफाक से एक इधर है मिनिमम और एक इधर है मिनिमम, तो इसने 7.1 को चूज कर लिया और 7.3 को। अब इसके चाइल्ड जनरेट किया, इसके चाइल्ड भी दो है, इसके चाइल्ड भी दो है। यहाँ ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जरूरी नहीं है कि एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। मतलब एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ इस एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है। अदरवाइज हो सकता है कि इस लेवल पे जो के बेस्ट है वो दोनों इधर से हो। ये बात समझ में आ रही है? हर लेवल पे के बेस्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप एक बेस्ट को लेके चलेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप फंस जाएं। तो अगर आप हर लेवल पे के बेस्ट को लेके चलें तो शायद आप अगेन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ पहुंच जाएं। इसकी मिसाल ऐसी है कि भाई जब क्रिकेट टीम सिलेक्ट होती है तो स्क्वाड में खेलते तो 11 लोग हैं, लेकिन 15 की टीम जाती है। 15 की टीम क्यों जाती है? कि भाई हो सकता है किसी का फिटनेस का इशू हो जाए, कुछ हो जाए, तो 15 का स्क्वाड जाता है, ताकि 4 प्लेयर जो है वो रिजर्व में रहें, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कोई इंजर्ड हो जाए, कोई और मसला हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये बात समझ में आ गई। तो हर लेवल पे के बेस्ट ही कहलाता है बीम सर्च। इज इट क्लियर? अच्छा जी, बीम सर्च मैंने आपको बता दिया। बीम सर्च क्या कहता है? बीम सर्च ये कहता है कि हर लेवल पे आप के बेस्ट नोड को सर्च कर ओपन करें और उसके हिसाब से काम करें। के बेस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द ब्रांचिंग फैक्टर भी डिसाइड हो सकता है। अगर आपका ब्रांचिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो आप 2 3 4 ले लें। अगर ब्रांचिंग फैक्टर आपका है ही 5 6, तो फिर आप के की वैल्यू को अकॉर्डिंगली 1 या 2 लेके चलेंगे, ठीक है। अगर बीम सर्च में के की वैल्यू 1 होगी अगर बीम सर्च में के की वैल्यू 1 होगी तो बीम सर्च और हिल क्लाइंबिंग दोनों एक जैसा काम करेंगे। क्या कहा? अगर बीम सर्च में के की वैल्यू 1 होगी अगर बीम सर्च में के की वैल्यू 1 होगी तो बीम सर्च और हिल क्लाइंबिंग दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? के की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कि भाई हर लेवल पे आपने के बेस्ट को ओपन करना है, सिर्फ एक को नहीं करना, एक से ज्यादा को करना है, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। तो ये कहते हैं कि अगर बीम सर्च में के की वैल्यू 1 होगी तो बीम सर्च इज इक्वल टू हिल क्लाइंबिंग, क्योंकि हिल क्लाइंबिंग भी एक बेस्ट को चूज करता है, और अगर आप बीम सर्च में भी एक बेस्ट को चूज करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम। बात करें तो जेनेटिक एल्गोरिथम भी हमारा लोकल सर्च ही है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके लिए पाथ मैटर नहीं करता तो ऐसी प्रॉब्लम पे आप जेनेटिक एल्गोरिथम लगा सकते हैं, ठीक है। अब जेनेटिक एल्गोरिथम है क्या, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा तो खत्म नहीं हो पाएगा आज, लेकिन जितना होता है उतना कर लेते हैं। तो जेनेटिक एल्गोरिथम ये कहता है, मतलब देखिए हमारी एआई में ना कुछ एल्गोरिथम ऐसे हैं जो नेचर से इंस्पायर्ड होके बने हैं। नेचर से इंस्पायर्ड होके बने हैं, जैसे कि एक मिसाल दूं। आप सबने सुना होगा न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क सुना है ना आप सबने? न्यूरल नेटवर्क्स मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है जो डीप लर्निंग वगैरह में है। सुना तो होगा ना यार न्यूरल नेटवर्क वगैरह। डीप लर्निंग में जो यूज हो रहा है वो न्यूरल नेटवर्क्स ही होते हैं, ठीक है। अब ये नेचर से इंस्पायर्ड होके बने हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं, एक दूसरे को मैसेज देते हैं, तो वहीं से इंस्पायर्ड होके बने हैं। इसी तरीके से एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है फ्लॉकिंग बर्ड। ये जो परिंदे हवा में उड़ रहे होते हैं और ये उड़ते हुए टकराते नहीं है एक दूसरे से, एक ही वेलोसिटी से, एक ही फोकस होता है इनका, एक ही डिस्टेंस होता है। इस पे भी एक एल्गोरिथम बना है फ्लॉकिंग बर्ड। इसी तरीके से एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन। एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन में जो चूंटियां होती है ना, चूंटियां ये ब्लाइंड होती हैं, आपको पता होगी ये बात कि इनकी आंखें वांखें नहीं होती, लेकिन ये रास्ता कैसे तलाश करती हैं। तो इस पूरी रिसर्च के बाद एक एल्गोरिथम बना जिसका नाम है एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरीके से एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है जेनेटिक एल्गोरिथम, जो हमारे कोर्स में शामिल है। जेनेटिक एल्गोरिथम ये कहता है कि मतलब जीन से इंस्पायर होके बना है। हमें पता है कि जब जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनमें अपनी पेरेंट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती हैं।
जो बच्चे होते हैं उनमें अपने पेरेंट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो जेनेटिक एल्गोरिथम है वो इस तरह पे डिजाइन हुआ है। मैं अगर आपको इसका फ्लो चार्ट समझाऊं, ये ये कहते हैं कि अजम्पशन यही है कि जिस तरीके से चाइल्ड के अंदर अपने पेरेंट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती हैं, इसी अजम्पशन को लेते हुए आप किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं अगर, तो आप क्या कीजिए, उस जैसे डिफरेंट सॉल्यूशन बना लीजिए और उन डिफरेंट सॉल्यूशन में से बेस्ट सॉल्यूशन की मदद से नया सॉल्यूशन बनाएं। जो मैंने कहा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये कहते हैं कि फर्ज करें आप किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और वो सॉल्यूशन सपोज कर लें वो है एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फर्ज करें वो इक्वेशन है x³ प्लस 3xy माइनस 3y² माइनस 27 इज इक्वल टू 0। फर्ज करें आपको ये इक्वेशन किसी ने दे दी और आपसे कहा कि भाई इस इक्वेशन में मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए, सॉरी एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब आपने कहा भाई एक्स और वाई की वैल्यूज आपने सपोज कर ली। जेनेटिक एल्गोरिथम कैसे काम करेगा वो बता रहा हूँ। आपने कहा आपको लग रहा है कि एक्स की वैल्यू शायद 2 है और वाई की वैल्यू 7 है। दूसरा आपने आंसर सपोज किया कि -13 है और 8 5 है। आपने तीसरा आंसर सपोज किया कि हो सकता है कि भाई ये 9 हो सकता है ये -12 हो। फिर आपने बोला हो सकता है ये 0 और हो सकता है ये 4 हो। फिर आपने एक और सपोज किया, आपने कहा हो सकता है कि ये 23 हो और ये माइनस का 54 हो। आपने ऐसे ना कुछ आंसर सपोज कर लिए। तो जनरल एल्गोरिथम देखें काम कैसे करता है, बड़ा सुकून से सुनने वाली बात है। ये कहता है जो भी चीज़ आपको सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जो चीज का भी सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले आप उस सॉल्यूशन को खुद से सपोज कर लें रैंडमली। मतलब फर्ज करें कि मेरा आंसर है एक्स और वाई, तो मैंने एक्स और वाई के कुछ आंसर खुद से सपोज कर लिए। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि आप जिस चीज का भी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, चाहे वो 8 टाइल पजल हो, चाहे वो एन क्वीन पजल प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके खुद से सॉल्यूशन को सपोज कर लीजिए कि भाई ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 7 है। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स की वैल्यू -13 है, वाई की वैल्यू 5 है। ये बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है। अब ये रैंडमली ना हम सपोज कर लेते हैं कुछ आंसर। ये पढ़ते हुए ये बात याद रखिए कि ये है लोकल सर्च, और लोकल सर्च में आपके पास आज़ादी होती है हर काम करने की, क्योंकि आपके लिए पाथ मैटर नहीं करता। तो ये स्टेप कहलाता है पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करना। मैंने 5 आंसर सपोज किए हैं, आप 7 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें, 12 कर लें, 6 कर लें, 9 कर लें, कोई रोक टोक नहीं है। मैंने सिर्फ 5 सपोज किए हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पहला स्टेप क्या होता है? पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करना। पहला स्टेप क्या होता है? पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करना। जो भी आंसर आपका है ना उस जैसे खुद सपोज कर लीजिए। अच्छा, अब दूसरा स्टेप कहलाता है फिटनेस फंक्शन की कैलकुलेशन। अब मुझे बताइए कोई ऐसी चीज जो इन 5 आंसर्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सके, मतलब एक आंसर को दूसरे आंसर से बेहतर या कम बेहतर बता सके। कोई ऐसी लॉजिक आपने डिसाइड करनी है, कोई ऐसा फॉर्मूला डिसाइड करना है, कोई ऐसी कैलकुलेशन डिसाइड करनी है जिसपे ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो सके। मतलब मैं किसी लॉजिक के बिहाफ पे कह सकूं कि यार बेटा मुझे जो है वो सबसे बेहतर आंसर ये वाला लग रहा है। मतलब अगर नंबरिंग कर दो, सबसे बेहतर ये लग रहा है, फिर मुझे ये लग रहा है, आंसर कोई भी नहीं है, लेकिन मैं किसी लॉजिक के तहत कोई फॉर्मूले के तहत ये कह दूं कि भाई मुझे ये बेहतर लग रहा है, ये बेहतर लग रहा है, ये मैं रैंकिंग कर सकूं। तो ये अगर आप कुछ कर लें तो ये काम कहलाता है आपका फिटनेस फंक्शन की कैलकुलेशन। अभी मैंने बताया नहीं आपको कि क्या चीज़ है, लेकिन कोई ऐसा क्राइटेरिया कि जिस क्राइटेरिया के बिहाफ पे आप डिसाइड कर सके कि एक आंसर दूसरे से बेहतर है या कम बेहतर है। ये स्टेप कहलाता है फिटनेस फंक्शन की कैलकुलेशन। क्या आप इस प्रॉब्लम में जो आपकी स्क्रीन पर है, आप कोई ऐसी लॉजिक मुझे बता सकते हैं कि जिसके बिहाफ पे मैं ये बता सकूं कि भाई 2 7 बेहतर है 13 5 से, या 19 9 12 से, या कोई और चीज़? कोई ऐसी लॉजिक समझ में आ रही है आपके सामने स्क्रीन पर कि इस प्रॉब्लम में जो आपकी स्क्रीन पर है आप ऐसा कुछ कर सकेंगे भाई ये बता सकेंगे कि कोई बेहतर है और कोई बेहतर नहीं? इस वाले में कुछ ऐसी लॉजिक है कि जिसके ब्याह पे आप कोई कोई क्राइटेरिया बना बता देंगे जिसके ब्याह पे आप कहेंगे एक आंसर दूसरे से बेहतर है या नहीं कम बेहतर है कुछ समझ में आ रहा है? बड़ी आसान सी चीज है। कोई ऐसा फिटनेस फंक्शन, कोई ऐसी कैलकुलेशन कि जिसके ब्याह पे हम ये कह सकें कि एक आंसर दूसरे से बेहतर है या नहीं बेहतर। तो समझ में आ रहा है? इस एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है? नहीं, सिंपल सी बात है ना बेटा, इफ एल्स कंडीशन क्यों यूज करेंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए बेहतर, ये क्राइटेरिया तो सही नहीं है। जो वैल्यू हमें ज्यादा एक्यूरेट लगे, अहमद वहीद कैसे लगती है ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें? क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, उनको रेंडमली चूज कर लिया,
अब इन 10 बच्चों की रैंकिंग करनी है, तो मैं बोलूंगा सीजीपीएस इसकी सबसे ज्यादा है, वो सबसे बेहतर है, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम, सबसे कम। तो मुझे बताइए यहाँ पर ऐसा कौन सा क्राइटेरिया हो सकता है कि जिसपे एक आंसर दूसरे से बेहतर या कम बेहतर लगे? बड़ी आसान सी चीज है, फंक्शन में पुट करके देखेंगे। सही है, फंक्शन में पुट करके देखेंगे। शाजिया ने बताया कैसे, क्या करें फंक्शन में पुट करें बेटा? सही है हमजा, ग्राफ के सबसे करीब ले जाए, लेकिन ग्राफ तो नहीं बनाओ ना, यहाँ तो इक्वेशन है। फंक्शन में पुट करें। हाँ, एक्स और वाई की सारी वैल्यूज को एक एक करके फंक्शन में पुट करें, फिर क्या करें? एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर देंगे ना फंक्शन में, जाहिर सी बात है ना, फंक्शन में पुट कर देंगे ना, बिल्कुल कर देंगे ना। लेकिन मसला ये है कि ये जो कर देंगे ना, इसके बाद होगा क्या, पता कैसे चलेगा कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है? जो जीरो के ज्यादा इक्वल हो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जो जीरो के ज्यादा करीब हो, बिल्कुल यही बात है। अब मैं 27 को इसमें पुट करूंगा। अगर फर्ज करिए मैंने इसको 27 में पुट किया, और मैं अगेन ये कैलकुलेशन नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 27 को पुट किया, आंसर आ गया 36। फिर मैंने इसको पुट किया 13 5 को, फर्ज करें आंसर आ गया 25। फिर मैंने इसको पुट किया, इसका आंसर आ गया -13। फिर मैंने इसको पुट किया, इसका आंसर आ गया -7। फिर मैंने इसको पुट किया, इसका आंसर आ गया 12। ठीक है बेटा, ये मैंने रेंडमली ऐसी पुट कर दी, ठीक है, ये मैंने सारी ऐसी पुट कर दी, बिल्कुल सही है। हमने सारी पुट की तो हमें पता चला कि भाई ये सबसे करीब कौन सा है, ये। फिर कौन सा है? 12। अगर मैं रैंकिंग करूं तो दिस इज माई फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। तो जेनेटिक एल्गोरिथम का पहला स्टेप पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करना है। दूसरा स्टेप अपनी प्रॉब्लम की मदद से ही कोई ऐसी चीज निकालना जो फिटनेस के तौर पे काम आ सके, जिसके जरिए मैं अपने सपोज किए हुए नंबर्स में रैंकिंग कर सकूं। क्या ये बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम फिटनेस फंक्शन चेंज होता है, जिस तरह से ह्यूरिस्टिक फंक्शन चेंज होता है, इसी तरीके से प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम फिटनेस फंक्शन भी चेंज होता है। क्या ये बात समझ में आ गई आप सबके? ठीक है, तो अगर कोई और प्रॉब्लम होगी तो उसमें फिटनेस फंक्शन कुछ और होगा, कोई और प्रॉब्लम होगी तो उसमें फिटनेस फंक्शन कोई और होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं, रैंकिंग समझ में नहीं आई बेटा। देखो, मैं सिंपल सी बात है, आपने 5 चीजें सपोज की, आपने कोई ऐसा क्राइटेरिया निकालना है कि जिससे एक आंसर दूसरे से कम बेहतर या बेहतर जाए। अब इसमें हमने हमने इनको फॉर्मूले में पुट किया, और जो नंबर जीरो के ज्यादा करीब है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब देखो -7 जीरो से करीब है, फिर 12 है, फिर -13 है, फिर 25 है, फिर 36। हमने इसकी रैंकिंग कर दी, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक एल्गोरिथम, और जेनेटिक एल्गोरिथम में मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे। अब देखिए, हमने रैंकिंग कर दी तो हमारे फर्स्ट नंबर पे आया ये वाला, हमारे फर्स्ट नंबर पे ये आया 0.5, सेकंड पे ये आया, और थर्ड पे ये आया। अब हमने इन टॉप 3 को चूज कर लिया। आपकी मर्जी, आप टॉप 3 को चूज करें, टॉप 2 को चूज करें, टॉप 4 को चूज करें, सारी चीजें आपके हाथ में, लोकल सर्च है। अब यहाँ पर ना दो मेथड कहलाते हैं, क्रॉस ओवर और म्यूटेशन। यहाँ पर दो मेथड कहलाते हैं, क्रॉस ओवर और म्यूटेशन। इनकी मदद से ना हम इन आंसर्स की मदद से नए आंसर बनाते हैं। मतलब क्या है, ये जो हमारे पास ये मौजूद है ना, ये 0.5 और 23, हम इनकी लॉजिक से कुछ नए आंसर बनाएंगे। फर्ज करें हमने कोई मैथम क्रॉस ओवर म्यूटेशन लगा के 9 12 और 0 इनकी वजह से कुछ नए आंसर बना लिए। अब हमारे पास ऑलरेडी कितने आंसर मौजूद थे? 5, और हमने इनकी मदद से 6 और आंसर बना लिए। ये क्रॉस ओवर और म्यूटेशन में अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं सिर्फ फ्लो चार्ट समझा रहा हूँ। जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्ज करिए हमने 6 और बना लिया। फिटनेस फंक्शन बेटा प्रॉब्लम के हिसाब से डिसाइड होता है। इस प्रॉब्लम में हमने ये रखा है, किसी और प्रॉब्लम में कुछ और होगा, किसी और प्रॉब्लम में कुछ और होगा, किसी और प्रॉब्लम में कुछ और होगा, ठीक है। प्रॉब्लम के हिसाब से डिसाइड होता है। फिटनेस फंक्शन ये फिक्स नहीं रहेगा हर जगह। ये तो इस प्रॉब्लम का है ना, दूसरी प्रॉब्लम। अब ये देखिए, मैंने 6 आंसर और बना लिए। जो 6 आंसर मैंने बनाए हैं, इन टॉप 3 की मदद से बनाए, तो इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी। ये क्रॉस ओवर और म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 पुराने हो गए और 6 नए हो गए, ये हो गए 11। कितने हो गए टोटल? 11। 5 पुराने हो गए और 6 नए हो गए। अगेन कह रहा हूँ, ये 5 और 6 नंबर फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी है। आप 15 बना लें शुरू में और उसकी मदद से 8 नए बना लें। लेकिन आपने अजम्पशन क्या है कि आपने बेस्ट चूज किए। ये जो आपने चूज किए ना, ये बेस्ट चूज किए हैं आपने। ये जो आपने चूज किए ना, बेस्ट चूज किए हैं 3। आप चाहे तो 3 चूज करें, चाहे तो 4 चूज करें। अजम्पशन क्या है जेनेटिक एल्गोरिथम की, कि अगर ये बेस्ट की मदद से आप नए चाइल्ड बनाने की कोशिश करेंगे, अगर इन बेस्ट की मदद से आप नए चाइल्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो जेनेटिक एल्गोरिथम की अजम्पशन ये कहती है कि आपका रिजल्ट और बेहतर ही होगा, क्योंकि आपने ओवरऑल में से बेस्ट चूज किया है। क्योंकि आपने ओवरऑल में से क्या चूज किया है? बेस्ट चूज किया है, तो आपका रिजल्ट और ही बेहतर होगा। अब आ जाए वापस। ये 5 पुराने होगा, 6 नए होगा, टोटल कितने होगा? 11। 5 पुराने होगा, 6 नए होगा, टोटल कितने होगा? 11। अब इन 11 में से सिस्टम में दोबारा से 5 रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन शुरू कहाँ से हुआ था? 5 से हुआ था। 11 और 5, ठीक है। अब हमें दोबारा से इसमें से 6 डिस्कार्ड करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन शुरू कहाँ से हुआ था? 5 से शुरू हुआ था। हमारा क्वेश्चन शुरू कहाँ से हुआ था? 5 से शुरू हुआ था। और हमारे पास दोबारा कितने होगा? 11। तो हम इसमें से 6 डिस्कार्ड करने हैं,
ये कॉन्सेप्ट कहलाता है सर्वाइवर सिलेक्शन। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? सर्वाइवर सिलेक्शन। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है सर्वाइवर सिलेक्शन का। 11 में से हमें दोबारा से क्या रखने हैं? 5 रखने हैं सिस्टम में, ताकि हम दोबारा आइट्रेशन चले तो हमारे पास दोबारा से क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो सर्वाइवर सिलेक्शन 2 तरह के होते हैं। अच्छा बेटा, मैंने म्यूटेशन और क्रॉस ओवर आपको नहीं पढ़ाया है अभी, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तभी मैं बताऊंगा, ठीक है? तो अभी सिर्फ आप फ्लो चार्ट समझ रहे हैं, और उसके बाद जो है ना वो मैं आपको फिर जब बताऊंगा तो समझा दूंगा, ठीक है? म्यूटेशन मैंने पढ़ाया नहीं है बेटा अभी, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, सर्वाइवर सिलेक्शन क्या है? सर्वाइवर सिलेक्शन ये है कि आपके पास टोटल 11 हो गए, अब दोबारा से आपने 5 पे आना है। तो सर्वाइवर सिलेक्शन 2 तरह के होते हैं। एक सर्वाइवर सिलेक्शन कहलाता है एज बेस, और एक सर्वाइवर सिलेक्शन कहलाता है फिटनेस बेस। एज बेस सर्वाइवल सिलेक्शन क्या होता है? एज बेस सर्वाइवल सिलेक्शन ये होता है कि जो सिस्टम में बहुत पुराना है उसको निकाल दो और नए को सिस्टम में शामिल कर दो। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और आपकी क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, और 5 बच्चों को क्लास में और बिठाना है और जगह नहीं। तो एज बेस क्या कहता है, जो 5 बच्चे क्लास में पुराने बैठे हुए थे उनको निकाल दो। वहां उनकी परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती कि उन्होंने टेस्ट में कितने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, उनकी सीजीपीए कितनी है, क्योंकि वो सबसे पहले आए थे सिस्टम में। तो उन 5 को निकाल दो और 5 नए सिस्टम में डाल दो। बात समझ में आ रही है? जैसे हम गेम खेल रहे होते हैं घर पे, लैपटॉप वगैरह में, मोबाइल में, तो बच्चे छोटे जो होते हैं उनको कहा जाता है कि बस तुम बहुत देर से खेल रहे हो, वापस रख दो, ठीक है? तो ये होता है एज बेस। हम इसकी एग्जांपल एक और ले लेते हैं कि फर्ज कर लीजिए क्रिकेट मैच, क्रिकेट टीम नेट पे प्रैक्टिस कर रही है, और नेट प्रैक्टिस में फर्ज करें बाबर आजम को कहा जाता है कि आपने आधे घंटे बैटिंग करनी है। अब उस आधे घंटे में वो 2 दफा आउट हो, 3 दफा आउट हो, एक भी दफा आउट ना हो, कोई चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि उसको आधे घंटे प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। आधे घंटे बाद वो सिस्टम से हट जाएगा। ये कहलाती है एज बेस। क्या ये बात समझ में आ रही है? एज बेस में ये चीज मैटर नहीं करती कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एज बेस में सिर्फ ये चीज मैटर करती है कि आप सिस्टम में कितने अरसे से हैं। अगर आप सबसे पुराने हैं तो आप निकल जाए सिस्टम में। ये कहलाती है एज बेस। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गई बात? और दूसरी कहलाती है हमारी फिटनेस बेस। फिटनेस बेस क्या है? उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, बाबर आजम वाली। फिटनेस बेस क्या है कि आप क्रिकेट मैच खेल ले, टेस्ट मैच चल रहा है, बाबर आजम पहली गेंद पे आउट हो जाए तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसकी फिटनेस अच्छी नहीं है, मतलब मार्क्स अच्छे नहीं है। अगर वो 2 दिन बैटिंग करता रहे तब भी उसको कोई बाहर नहीं निकालेगा। यहाँ फिटनेस मैटर करती है, यही चीज मैटर नहीं करती कि एज क्या है। एज मतलब कितनी दफा आइट्रेशन में शामिल हुआ है। क्लास में 5 बच्चों को सिस्टम में शामिल करना है, 5 5 को निकालना है, तो मैं बोलूंगा भाई जिनकी सीजीपीए सबसे कम है वो बाहर चले हैं। यहाँ फिटनेस मैटर करती है। तो सर्वाइवर सिलेक्शन 2 तरीके से होता है, एक कहलाता है हमारा एज बेस और एक कहलाता है हमारा फिटनेस बेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, हम इसकी प्रॉपर एक एग्जाम्पल करेंगे बेटा। मैं आपको सिर्फ फ्लो चार्ट समझा रहा हूँ, ठीक है? जाहिर सी बात है फ्लो चार्ट में सारी चीजें उस तरह से नहीं आएंगी जैसे एग्जाम्पल में आएंगी। और आखिरी चीज कहलाती है टर्मिनेशन एंड रिटर्न बेस्ट। टर्मिनेट कब करते हैं? एक चीज क्या है कि आपको आंसर पता है और आपको आंसर मिल जाए तो आप रुक जाइए। जाहिर सी बात है, आपको आंसर मिल गया तो आप रुक जाएंगे, टर्मिनेट कर देंगे एल्गोरिथम को। दूसरी चीज क्या है? आपको आंसर भी नहीं मिला और एक सर्टेन नंबर ऑफ आइट्रेशन हो गई हैं, तो फिर आप बाहर आ जाते हैं, आप कहते हैं दोबारा से शुरू करेंगे। मतलब आंसर नहीं मिल रहा और सर्टेन नंबर ऑफ आइट्रेशन भी हो गई है, 50 आइट्रेशन हो गई, 100 हो गई। तीसरी चीज क्या है कि आपके आंसर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो तब भी आप रुक जाते हैं। तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि कहलाता है हमारा थ्योरेटिकल एल्गोरिथम। अब जाहिर सी बात है, किसी वजह से पहले मैंने फ्लो चार्ट बताया था आपको, अब मैं वापस चलता हूँ। तो देखें, इसमें जो हम डिफरेंट आंसर सपोज करते हैं स्टार्ट में, हर आंसर कहलाता है यहाँ पर क्रोमोसोम, क्योंकि बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन है इसकी। तो हर आंसर क्या कहलाता है? हमारा क्रोमोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। और हर आंसर में अगर एक से ज्यादा इंडेक्स हो तो एक इंडेक्स कहलाता है जीन, और जीन पे जो वैल्यू होती है वो कहलाती है एलील। ठीक है? तो ये डिफरेंट आंसर मिलके हमारी पॉपुलेशन बना देते हैं। मतलब हमने अभी 5 सपोज किए थे एक्स और वाई की वैल्यूज, अभी हमने 5 सपोज किए थे एक्स और वाई की वैल्यूज, वो थे हमारे क्रोमोसोम्स इंडिविजुअल, और पांचों मिलके क्या बना रहे थे? हमारी पॉपुलेशन। अच्छा जी, अब पहली चीज क्या है कि भाई आप पॉपुलेशन को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं? तो पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। अगर आपका आंसर बाइनरी में है तो आप पॉपुलेशन को ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये 10 इंडेक्स है, जरूरी नहीं 10 हो, ये 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे। तो एक पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है कि आप क्या करते हैं, आप बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका जो इंडेक्स है या तो 0 लिखा हुआ है 1। दूसरा, आपकी पॉपुलेशन इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है? रियल वैल्यूड, कि आपके पास डेसिमल में भी हो सकता है आंसर। तीसरा तरीका आपके पास है इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, जहां पर रिपीटिशन अलाउ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कोड द 4 डिस्टेंसेज, फर्ज करें मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें मुझे कहा जाता है कि यार आपके पास सिर्फ 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और आपसे कहा जाता है कि इन 4 डिस्टेंस को इनकोड करें 10 दफा, कि आप अपने घर पे पहुंच जाए। मतलब मैं घर बाहर निकला, नॉर्थ गया, फिर नॉर्थ से दोबारा नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, फिर ईस्ट गया, फिर वेस्ट गया, फिर साउथ गया, फिर ईस्ट गया, फिर वेस्ट गया।
ऐसे 10 डायरेक्शन बतानी है आपने। तो देखें यहाँ पर रिपीटिशन अलाउ है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट को, और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट को। तो इन्होंने एक सपोज किया है। हमने कहा ना पॉपुलेशन को शुरू में इनिशियलाइज करना होता है, तो इन्होंने देखे एक सपोज किया 1 2 3 4। पहले नॉर्थ गया, फिर साउथ गया, फिर ईस्ट गया, फिर वेस्ट गया, फिर ईस्ट गया, फिर साउथ गया, फिर वेस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, फिर साउथ गया, और फिर नॉर्थ गया। इन्होंने एक एक एजम्पशन की हुई है कि इस तरह से मैंने डिस्टेंस सपोज कर ली है। तो अगर आप पॉपुलेशन को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि जिसमें हर एलिमेंट एक दफा आता है। अगर आप 8 टाइल पजल को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप किसे सॉल्व कर रहे हैं, 8 टाइल पजल को, तो 8 टाइल पजल में हर टाइल एक ही दफा आएगा, उसको दोबारा आना अलाउ नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? 8 टाइल पजल में हर टाइल एक ही दफा आएगा, उसको दोबारा आना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो परमुटेशन क्या है कि परमुटेशन ये है कि आपके पास जो है एक चीज एक से ज्यादा दफा नहीं आ सकती, ठीक है। तो पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करना हो गया, फिटनेस फंक्शन में आपको बता चुका हूँ। अब आ जाए क्रॉसओवर पे और म्यूटेशन पे। यहाँ से जरा सुन लीजिएगा जो लोग पूछ रहे थे म्यूटेशन और क्रॉसओवर। देखिए हमारी मोटिवेशन क्या है, हमारी मोटिवेशन ये है कि हमें पुराने चाइल्ड की मदद से नए चाइल्ड बनाने हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम यही कहता है, ठीक है। हमें पुराने चाइल्ड की मदद से क्या बनाने हैं, नए चाइल्ड बनाने हैं। तो एक मेथड है क्रॉसओवर का, वो कहलाता है 1 पॉइंट क्रॉसओवर। 1 पॉइंट क्रॉसओवर क्या होता है कि देखिए ये ग्रीन वाला चाइल्ड है और ये ब्लू वाला चाइल्ड है। इन ग्रीन वाले और ब्लू वाले चाइल्ड में आपने इनको चूज किया किसी वजह से कि ये सबसे बेस्ट है। अब अगर 1 पॉइंट क्रॉसओवर लगा रहे हैं तो आप इसको किसी एक पॉइंट से कट कर लें। आप इसको किसी एक पॉइंट से कट कर लें, तो कट करने के बाद इसको इसके साथ शामिल कर लें और इसको इसके साथ शामिल कर लें, ठीक है। क्या कहा मैंने? 1 पॉइंट क्रॉसओवर समझ में आ रहा है? 1 पॉइंट क्रॉसओवर, 1 पॉइंट क्रॉसओवर का मतलब है 1 पॉइंट क्रॉसओवर। 1 पॉइंट क्रॉसओवर का मतलब मिड पॉइंट क्रॉसओवर नहीं है। बेटा देखो, आपने दो चाइल्ड की मदद से दो और बनाना है। तो आपने क्या किया, ये और ये, इन दोनों को मिला के आपने एक नया चाइल्ड बना दिया, ये रहा, ये रहा। और इसको मिला के आपने एक नया चाइल्ड बना दिया। अब समझ में आया? ये कहलाता है 1 पॉइंट क्रॉसओवर। इसी तरीके से एक और है जो कहलाता है हमारे पास बेटा मल्टी पॉइंट क्रॉसओवर। मल्टी पॉइंट क्रॉसओवर क्या है कि आप अपने जो डेटा है उसको दो जगह से या दो से ज्यादा जगह से कट करते हैं और आपस में मर्ज कर देते हैं। सारी अजम्पशन यही है कि लोकल सर्च है, पाथ मैटर नहीं करता, जो चेंजेस कर रहे हो कर लो, सब चीज की आजादी है, ठीक है। तो ये देखें ये चाइल्ड बन गया, ये कहलाता है मल्टी पॉइंट क्रॉसओवर। एक कहलाता है हमारे पास यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। यूनिफॉर्म क्रॉसओवर क्या है बेटा? यूनिफॉर्म क्रॉसओवर ये कि आपकी मर्जी है किसी भी इंडेक्स को किसी में भी शामिल कर दें। अगर आपने 0 को इसमें शामिल किया है तो इसके साथ वाले 5 को इसमें शामिल कर दें। टोटल यूनिफॉर्म है, कुछ भी कर लें आप। आपने बस नए चाइल्ड बनाने हैं। आपकी अजम्पशन क्या है कि आपको नए चाइल्ड बनाने हैं। और नए चाइल्ड बनेंगे कैसे? नए चाइल्ड बनेंगे ऐसे ही, डिफरेंट चेंजेस करके, ठीक है। नए चाइल्ड बनेंगे कैसे? डिफरेंट चेंजेस करके। ये कहलाता है यूनिफॉर्म। अब ये मैं छोड़ रहा हूँ डेविस ऑर्डर, अब आ जाए म्यूटेशन पे। अब देखिए समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ये होता है कि आपके पास जो है एक चाइल्ड मौजूद होता है और उससे नया बनाना है। तो म्यूटेशन क्या है? इंडिविजुअल के अंदर आप चेंजेस कर रहे हैं, सिर्फ एक के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दूसरे मैटर की जरूरत नहीं है। देखें ये एक मेंबर है बिट फिलिप म्यूटेशन क्या होती है? किसी भी इंडेक्स को पिक कर लिया और उसकी बिट को फिलिप कर दिया। ये 1 था तो क्या कर दिया, 0 कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार इस चीज को याद रखें, लोकल सर्च है, हमारी मर्जी है। 4th इंडेक्स को क्यों किया, 5 को क्यों नहीं किया, 5 को क्यों नहीं किया, 6 को क्यों किया, ये सारी हमारी मर्जी चल रही होती है। बिट फिलिप क्या होता है? बिट फिलिप ये होता है कि आप किसी एक इंडेक्स को पिक करके म्यूटेट कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से दूसरा है हमारे पास स्वैप म्यूटेशन। आपने दो बिट को पिक किया और उनको आपस में स्वैप कर दिया। ये देख रहे हैं? समझ में आ रहा है? आपने दो बिट को पिक किया और इनको आपस में क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। समझ में आ रहा है? पहला क्या है, बिट फिलिप। दूसरा क्या है, स्वैप म्यूटेशन। समझ में आ रहा है? एक कहलाता है स्क्रैम्बल म्यूटेशन। स्क्रैम्बल म्यूटेशन क्या है कि कोई एक पार्ट पिक किया आपने, कोई एक रीजन पिक किया, उस रीजन को टोटली स्क्रैम्बल कर दिया। देखिए 2 3 4 5 6 था, इसको बिल्कुल रैंडम कर दिया आपने, 3 6 4 2 5 कर दिया। ये स्क्रैम्बल कहलाता है। एक कहलाता है हमारे पास इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है कि अगेन एक रीजन पिक किया, उस रीजन को पूरा इन्वर्ट कर दिया। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिसके तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नए चाइल्ड जनरेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, नए चाइल्ड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्वर्जन म्यूटेशन। सर्वाइवल सिलेक्शन मैंने आपको बताया दो तरीकों का है, एक कहलाता है एज बेस, एक कहलाता है एज बेस। एज बेस में क्या होता है, एज बेस में आपकी परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ एज मैटर करती है। ये देखें, ये एज एज का मतलब है कि ये मेंबर जो है 6 टाइम, ये मेंबर जो है वो 6 टाइम आइट्रेशन में चल चुका है। ये 8 दफा, ये 5 दफा, ये 10 दफा, ये 2 दफा। तो अब जब नए मेंबर आएंगे दो, तो हम उसको निकालेंगे जो सबसे पुराना है। तो ये 10 है। इसकी एग्जाम्पल यही है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 5 टूर्नामेंट खेल लिए, लेकिन कोई मैच, कोई टूर्नामेंट नहीं जितवा सके। तो इन्होंने बोला कि भाई आप बहुत पुराने हो गए, अब आप सिस्टम में नहीं रहेंगे, सिस्टम में नए लोग आएंगे। तो ये एग्जाम्पल है। आपके रहने से कोई फायदा नहीं हो रहा। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं,
लेकिन टीम को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये देखें 10 और 9, इनकी परफॉर्मेंस कुछ भी हो, फिटनेस कुछ भी हो, लेकिन ये सिस्टम से क्यों निकलेंगे? क्योंकि ये सबसे पुराने थे। ये कहलाता है एज बेस्ड। इज इट क्लियर? इसी तरीके से फिटनेस बेस्ड क्या है कि यहाँ फिटनेस मैटर करती है। अब ये देखें, ये 1 है और ये 0 है, इनकी फिटनेस बहुत कम है। तो जो नए सिस्टम में उनको शामिल कर दिया, इन दोनों को निकाल दिया। ये कहलाती है फिटनेस बेस्ड। इसके अलावा टर्मिनेशन कंडीशन मैंने आपको बताया था। अभी तक हमने स्टेप समझे डिटेल में, हम एग्जाम्पल करेंगे क्लास के अंदर। व्हेन देयर हैज बीन नो इम्प्रूवमेंट, जब कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही हो एक सर्टेन नंबर ऑफ आइटरेशन, तो आप एल्गोरिथम को रोक देते हैं। जब एक सर्टेन नंबर ऑफ जनरेशन हो जाए एल्गोरिथम को रोक देते हैं, और जब आपको आंसर मिल जाए तब आप रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं। और मैं अब आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए, यहाँ तक आपको जेनेटिक एल्गोरिथम के स्टेप समझ में आ गए? अच्छा, अब रिकॉर्डिंग के लिए ये है कि बेटा मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़े हुए उस जमाने के, जिस जमाने में हमने लॉकडाउन में पढ़ाया था। तो मैं जेनेटिक एल्गोरिथम का आपको लेक्चर भेज दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। हम क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है?